ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कृषि और किसान कल्याण संबंधी बजट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। रमेश जी, एक सवाल मेरा ये था कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एपीएमसी मार्केट्स को भी कहा है कि वो बोरो कर सकते हैं उसमें से, बट मैं जो देख रहा हूँ जो इंटरेस्ट सबवेंशन का जो एलोकेशन है, उस एक तरीके का लोन स्कीम है, तो वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज उसमें नहीं है। और एक और है कि इसमें जो आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें लगता है गवर्नमेंट ने कोर्स करेक्शन किया है कि पिछली बार जो बजटरी एलोकेशन था 75,000 करोड़ जो है उसमें खर्चा कम हुआ है, तो इसका मतलब लगता है कि वो फार्मर उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी है इसमें। तो नहीं, मैंने जहाँ तक फिगर देखी है वो शायद 65,000 करोड़ रुपीस स्पेंड हुआ था रिवाइज बजट जो है, और इतना ही उन्होंने इसको रखा है। और यदि जरूरत पड़ेगी तो आरई में इसको चेंज किया जा सकता है। जो बजटरी एस्टीमेट होते हैं वो बिल्कुल फाइनल नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है। और ये कमिटेड स्कीम है गवर्नमेंट की, ये कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है कि इसको आप आधे में छोड़ सकते हो। आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल आगे आता है और अपने फार्मर का डेटाबेस वगैरह बना के देता है और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरई में उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि उससे ऊपर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। प्रोफेसर रमेश, अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी, इनकी भी बात कही गई है, इनमें मत बढ़ाने की बात की गई है। कितना इम्पोर्टेंट है फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कि नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज हैं, जो प्रोफेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं, वहां पर भी जोर दिया जाए? हाँ, एक्चुअली इसे हमें नॉन फार्म एक्टिविटी नहीं कहना चाहिए, ये तो वेरी मच ऑन फार्म एक्टिविटीज ही है। कई लोग इसको अलाइड एक्टिविटीज कह देते हैं, फिशरी को और फॉरेस्ट्री को। जब हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो इसका मतलब होता है क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक। लेकिन जो सब्सटेंटिव पॉइंट है आपका कि क्रॉप के अलावा जो बाकी एक्टिविटीज हैं उनका कितना रोल है। हमारा जो क्रॉप सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट अब 2% पर ईयर पे सीमित हो गया है, जबकि फिशरी का ग्रोथ रेट 10% से भी ऊपर है, लाइव स्टॉक का ग्रोथ रेट 5% से ऊपर है। तो धीरे धीरे ये जो नॉन क्रॉप फसलों के अलावा जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं और लगभग इनका शेयर 40% के पास पहुंचने वाला है किसान की आय में। और अगले 10 साल में आप देखोगे कि ये क्रॉप सेक्टर को भी डोमिनेट कर जाएंगी, क्योंकि डिमांड साइड फैक्टर्स इनके लिए ज्यादा फेवरेबल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एंगल से ये महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि जैसे डेयरी से इनकम है वो एक आपका कंटिन्यूस फ्लो होता है, उसमें ओवर टाइम आप वेरिएबिलिटी देखो वो बहुत ही कम वेरिएबिलिटी में आती है। तो एक स्टेबल ग्रोथ से चलते हैं, थ्रू आउट द ईयर एक फ्लो रहता है। ऐसा नहीं कि 5 महीने बाद या 6 महीने बाद क्रॉप आएगी तभी आपको रिटर्न मिलेगी। ग्रोथ भी हाई है, एक फ्लो है इनका कंटिन्यूस, और इसमें जो वेरिएशन है वो बहुत कम है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमिक ऑप्शन है किसान के लिए, और इन पर अब ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। अब एक अलग मिनिस्ट्री है इनकी, पहले क्रॉप और ये इकट्ठे होते थे, अब अलग मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरी की। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए प्रोक्यूरमेंट जो होगा उसके लिए और डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट के लिए एक तो वो अमाउंट काफी बढ़ा है, शायद वो ऑफ बजट को बजट में लाए हैं, जो बोरोविंग्स की जगह उसको 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया है उसमें भी, और डिसेंट्रलाइज वाले में भी कुछ चेंजेस हैं। तो उसके पीछे आप थोड़ा समझाएंगे कि ये क्या मकसद रहा है ये सब? आपने देखा होगा हरवीर जी के पिछले कुछ वर्षों में जो एफसीआई है उसको, जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है, उससे एक लोन लेकर हम चल रहे थे। और उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि हम जो हमारे फिस्कल इंडिकेटर्स हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, यदि एक तो एफआरएफबीएम कमेटी का मानना उसको अडहियर करना जरूरी था, दूसरा वो देश की रैंकिंग उससे बहुत इफेक्टिव होती है इंटरनेशनल मार्केट में कि कंट्री की रेटिंग क्या है। तो इसलिए पिछले 1-2 साल में उसका जो एफसीआई का लॉस हमने मीट किया था, फूड सब्सिडी का गैप मीट किया था, वो एनएसएसएफ से लोन लेकर किया था। अब
जैसा फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुकी हैं कि लेकिन हम इस प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और इस बार कोविड की वजह से फाइनेंस कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन दिया कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और सारे वर्ल्ड में अब ये एक फीलिंग है कि यू नीड स्पेशल पॉलिसी फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि अब एक ऐसी सिचुएशन है इसमें आप नॉर्मल मापदंड लेकर नहीं चल सकते और फिस्कल डेफिसिट को 9.5% तक ले जाने के लिए उन्होंने कहा है। तो एक विंडो थी कि जब हम फिस्कल डेफिसिट को इस हद तक पोस्ट कोरोना में ले जाते हैं तो क्यों ना उसको हम बिल्कुल अपने ही बजट से मीट करें जो एफसीआई के एनएफएसए के लॉसेज हैं, बजाय इसके के एफसीआई के एसेट के अगेंस्ट उसको लोन लेते रहें। तो ये कंसिडरेशन है जो डिजायरेबल इन दी सेंस है कि बजट की ट्रांसपेरेंसी इससे इम्प्रूव होती है। और ये सर फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी जो यूजुअली एक परसेप्शन है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तो हालांकि एक्स्ट्रा ये बजटरी जो रिवाइज आए हैं एस्टीमेट उसमें दिया है पैसा, शायद उनका सब्सिडी पेंडिंग होगी, बट नए जो प्रोविजन है तो उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को आपको लगता है कि उसको ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ये ज्यादातर हमारे इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर हैं, P&K, फास्फोरस और पोटाश पे ही है। यूरिया जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो काफी हद तक हम प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्ट करते हैं। P&K ज्यादा मात्रा में जो है हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। सब्सिडी जो ज्यादा आप कह रहे हैं कि उसको मिलना चाहिए, वो इसलिए आपके जो बैकग्राउंड में है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इनका यूज P&K का ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री की एक प्रोजेक्शन होगी कि P&K का, इंटरनेशनल एजेंसी की भी ये प्रोजेक्शन होती है कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है अगले वर्ष में। तो यदि हम अगले वर्ष में ये अपेक्षा करते हैं कि इन चीजों की प्राइस P&K की 10-15% कम होगी, तब आप सब्सिडी सेम भी रखो तब भी आप उसको 10-15% हायर अमाउंट पे दे सकते हो। तो वो मेरे ख्याल से इस कंसिडरेशन पे रहा होगा कि उसकी प्राइस की, इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर की क्या प्राइस उन्होंने प्रोजेक्ट की है। अदरवाइज सबको मालूम है कि देश का एम्फेसिस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की ओर जो है वो ही अब चल रहा है। हरवीर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे बजट पर आपकी जो एक ओवरऑल प्रतिक्रिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो ओवरऑल सिचुएशन है, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी से बाहर आ रहे हैं और उसके बाद एक नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसमें एक चैलेंज था कि कंटिन्यूटी रहे और जो एक्सपेंशनरी सरकार का एक जो पॉलिसी चल रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ानी है, खर्च करना है, जिससे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिवाइव कर सकें। तो ये उसी डायरेक्शन में उठाए गए कदम है, उसी तरह का ये बजट है। तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में जो है एक ये कंटिन्यूटी का बजट है। सरकार ने थोड़ा जो डेयरी सेक्टर है उसके लिए कुछ प्रोविजन किए हैं, फिशरीज के लिए किए हैं, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र के नाते बढ़ रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है इन द सेंस के क्रॉप का जो शेयर है एग्रीकल्चर की जीडीपी में, उसके मुकाबले इनका शेयर बढ़ रहा है, प्लस इनका ग्रोथ ज्यादा है। तो ये एक लगातार इसके ऊपर विचार था कि इन सेक्टर को इनके प्रोपोर्शन में अलोकेशन किए जाए। उतना तो नहीं, लेकिन उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये एक फोकस है कि हम कैसे फार्मर्स की इनकम और कहां से नए स्ट्रीम से ला सकते हैं अदर देन क्रॉप्स। तो ये एक फोकस उसमें है। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेसर रमेश चंद जी से, सब्सिडी रिजीम में एक बड़ा चेंज उस तरीके से हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। देखिए, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अलोन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर के साथ आपका फूड मिनिस्ट्री आता है, क्योंकि वहां से आपका फूड सब्सिडी और प्रोक्योरमेंट जो होता है, सरकारी खरीद जो होती है, वो संसाधन उसके खाते में जाते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए आपका जो इनपुट सब्सिडी है वो फर्टिलाइजर केमिकल मिनिस्ट्री के उसमें जाता है। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। और इसके अलावा भी जो है कुछ रूरल डेवलपमेंट का भी उसमें होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो एक तो हमें एग्रीकल्चर को सिर्फ मिनिस्ट्री के उसमें नहीं देखना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से। और एक टाइम में तो जो आपका जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के खाते में होता था, वो वापस इधर लाया गया। प्रोसीजरल चीजों को सिंप्लीफाई करने का काम हुआ है। वो कॉर्पोरेट के जो फाइलिंग्स हो, टैक्सेशन हो, वो सब को लेके भी और दूसरे सेक्टर्स में भी जो है। तो ये मेरे ख्याल से जहां हम हैं उससे आगे हम कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी रहे कि हम ऊपर की तरफ जाएं, उसको पुख्ता करने के लिए इस तरीके का बजट लाएगा। प्रोफेसर रमेश, इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण संबंधी बजट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।